नमस्कार, मैं हूं स्वाति भाटिया रावत और राज्यसभा टेलीविजन की खास पेशकश विज्ञान व तकनीकी से जुड़ी खबरों के साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम लेकर आए हैं हफ्ते भर की विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, कार्बन उत्सर्जन में कमी करने की अपील। भारत और रूस की जॉइंट स्पेस फ्लाइट को 30 साल पूरे, राजधानी में हुआ 3 दिवसीय समारोह। ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की 5 परियोजनाओं का चुनाव, इंफोसिस करेगा सभी परियोजनाओं की अगुवाई। उड़ीसा के तटों पर ऑलिव रिडले कछुओं के प्रजनन में दिखी गिरावट। और खोज खबर में बात करेंगे गंभीर और जानलेवा बीमारी कैंसर के बारे में। और अब खबरें विस्तार से। धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और इस बात से हम में से शायद ही कोई अनजान होगा और इसके दुष्प्रभावों से भी हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है, जिसमें दुनिया के सभी देशों से वैश्विक तापमान को काबू करने के लिए कार्बन उत्सर्जन में कमी करने की अपील की गई है। साथ ही सौर ऊर्जा के प्रयोग को 3 गुना बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। कारखाने से निकलता काला विषैला धुआं, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां, एसी, रेफ्रिजरेटर और भी न जाने कितने ही उपकरण हैं जिनसे कार्बन उत्सर्जित होता है। और कार्बन उत्सर्जन का सीधा परिणाम है ग्लोबल वार्मिंग। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कमेटी IPCC ने 33 पन्नों की एक रिपोर्ट जर्मनी की राजधानी बर्लिन में जारी की है, जिसे 1000 विशेषज्ञों के साझा अध्ययन से तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कार्बन के उत्सर्जन को कम करने की सलाह दी गई है। साथ ही ये चेतावनी भी दी गई है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वर्ष 2030 तक वायुमंडल में कार्बन इतना ज्यादा हो जाएगा कि धरती का तापमान औसतन 2 डिग्री बढ़ जाएगा और तापमान में ये बढ़ोतरी मानव जाति के लिए बेहद खतरनाक साबित होगी। IPCC की इस ताज़ा रिपोर्ट में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का तरीका भी बताया गया है, जिसके अनुसार सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल को 3 गुना बढ़ाने की अपील की गई है। साथ ही इसके अलावा चीजों की रिसाइकलिंग पर भी हमें ध्यान देना होगा। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने होंगे। धुएं से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों को प्राकृतिक रूप से नष्ट करने के उपाय ढूंढने होंगे। सबसे जरूरी और अहम बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन उत्सर्जन को लेकर जन जन में जागरूकता फैलानी होगी, तभी जाकर हम इसके दुष्परिणामों से बच पाएंगे और हमारी धरती सुरक्षित और खुशहाल रह पाएगी। भारत ने 1984 में पहली बार रूस के साथ मिलकर राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजा था। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। इस साल इस ऐतिहासिक घटना को 30 साल पूरे हो गए। इस उपलक्ष्य पर राजधानी में 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया। रशियन सेंटर फॉर साइंस एंड कल्चर और विज्ञान प्रसार द्वारा आयोजित इस समारोह में कई स्पेस फिल्में दिखाई गईं। साथ ही साइंस फिल्म मेकिंग में रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक वर्कशॉप भी आयोजित की गई। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? अप्रैल 1984 को भारत ने रूस के साथ मिलकर देश के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजा था। इस ऐतिहासिक घटना ने इस साल अपने सुनहरे 30 साल पूरे किए। इसी अवसर पर गत 15 से 17 अप्रैल तक राजधानी में रशियन सेंटर फॉर साइंस एंड कल्चर, विज्ञान प्रसार और सिटीजन फिल्म फोरम द्वारा अंतरिक्ष फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। इस समारोह में देश के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा की उपलब्धियों को याद किया गया। इसी अवसर पर एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया, जिसमें उनके अंतरिक्ष तक के सफर से जुड़ी फोटोज प्रदर्शित की गईं। समारोह में अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान से जुड़ी भारतीय और रशियन फिल्में दिखाई गईं। इंडियन रशियन जो स्पेस मिशन था जिसमें राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, उस मिशन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके 30 सालों को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये इस मौके को हमने एक साइंस फिल्म फेस्टिवल की तरह हम ये मना रहे हैं, जिसमें हम एक साइंस फिल्म मेकिंग वर्कशॉप भी कर रहे हैं, जिसमें हम अपने युवा जो हमारे मास कम्युनिकेटर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, उनको हम ट्रेन कर सकें कि वो किस तरह से साइंस, हेल्थ, एनवायरनमेंट की बात को कम्युनिकेट कर सकें।
साथ ही विज्ञान फिल्म निर्माण से संबंधित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां बताया गया कि विज्ञान को कैसे फिल्म के माध्यम से लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है और अच्छी विज्ञान फिल्मों का निर्माण कैसे किया जा सकता है। ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की 5 परियोजनाओं को चुना गया है, जिनमें आईटी हब बेंगलोर के इंफोसिस समेत राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के संस्थान और उनकी परियोजनाएं शामिल हैं। ये अवार्ड ऐसे संस्थान और उनकी परियोजनाओं को दिए जाते हैं जो गैर पारंपरिक और अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए समाज को आर्थिक और सामाजिक लाभ पहुंचाते हों। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। आईटी की कंपनी इंफोसिस वर्ष 2014 के ग्रीन ऑस्कर अवार्ड यानी एश्टन अवार्ड के लिए भारत की अगुवाई कर रही है। दरअसल इस वर्ष एश्टन अवार्ड के लिए भारत की 5 परियोजनाओं को उनकी अलग अलग श्रेणियों के लिए चुना गया है, जिसमें इंफोसिस को इस अवार्ड के सस्टेनेबल बिल्डिंग यानी स्थायी भवन कैटेगरी के लिए चुना गया है। इंफोसिस के बेंगलुरु स्थित ऑफिस को कुछ इस तरह के अत्याधुनिक तकनीक से बनाया गया है, जिसमें कम बिजली की खपत में ऑफिस को ठंडा रखा जाता है और साथ ही ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक रोशनी का प्रयोग किया जाता है। वर्ष 2008 से इंफोसिस ने बिजली की खपत में 4,800 मिलियन रुपए की बचत की है। साथ ही अगर प्रति व्यक्ति बिजली की खपत की बात की जाए तो उसमें भी 44% की कमी आई है। वहीं महाराष्ट्र की 2 परियोजनाओं सखी यूनिक रूरल एंटरप्राइजेज और ग्रीनवे ग्रामीण को एश्टन क्लीन एनर्जी फॉर वुमेन एंड गर्ल्स की श्रेणी के लिए नामित किया गया है। श्योर मध्य मुंबई की एक सामाजिक संस्था है जिसने 600 से ज्यादा महिलाओं को सौर ऊर्जा के उत्पाद जैसे सौर लालटेन और खाना बनाने वाले स्टोव को बेचने के लिए प्रशिक्षित किया। और मुंबई के ही ग्रीनवे ग्रामीण मिशन का उद्देश्य भी भारतीय महिलाओं के जीवन के स्तर को सुधारने के लिए तकनीक का विकास करना है। साथ ही राजस्थान के बागवानी विकास सोसाइटी को सौर ऊर्जा से चलने वाले वाटर पंप को एश्टन अवार्ड के कृषि श्रेणी में रखा गया है और उत्तर प्रदेश के मेरा गांव प्रोजेक्ट को सिटी एश्टन अवार्ड के इनोवेशन इन फाइनेंस की श्रेणी में रखा गया है। इस परियोजना के तहत व्यावसायिक माइक्रोग्रिड स्थापित किया गया है, जिससे करीब 20,000 परिवारों तक बिजली पहुंचती है। एश्टन अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे लोगों और संस्थानों को दिया जाता है जो गैर पारंपरिक और अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल कर स्थानीय समुदायों को आर्थिक और सामाजिक लाभ पहुंचाते हों। 14 एश्टन अवार्डों की घोषणा 22 मई को लंदन के रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में की जाएगी। 15 अप्रैल को दुनिया के कई शहरों में पूर्ण चंद्र ग्रहण का नजारा देखा गया। हालांकि ये भारत और एशिया के बड़े हिस्सों में नहीं दिखा। ये साल 2014 का पहला चंद्र ग्रहण था। इस दौरान चांद का रंग लाल दिखा, जिसे ब्लड मून का नाम दिया गया। 15 अप्रैल यानी बीते मंगलवार को इस साल के पहले पूर्ण चंद्र ग्रहण का नजारा आकाश में देखा गया। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण सिर्फ प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी और शुरू हुआ और शाम के 4:06 तक रहा। इस लंबे अंतराल में चांद गहरे लाल रंग का दिखा, जिसे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने ब्लड मून का नाम दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद का ये लाल रंग सूर्य के प्रकाश के परावर्तन की वजह से हुआ। दरअसल चंद्र ग्रहण के वक्त सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा बिल्कुल सीधी रेखा में स्थित होते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे पूरी तरह से छिप जाता है। अब इस वर्ष का अगला पूर्ण चंद्र ग्रहण 8 अक्टूबर को दिखाई देगा, जबकि 2015 का पूर्ण चंद्र ग्रहण 4 अप्रैल और 28 सितंबर को होगा, जिसके बाद इस पूर्ण चंद्र ग्रहण को देखने के लिए 2032 तक का लंबा इंतजार करना होगा। उड़ीसा का रूसिकुल्या समुद्री तट ऑलिव रिडले कछुओं के प्रजनन के लिए जाना जाता है, पर इस साल इस इलाके में कछुओं के प्रजनन में रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई है। कछुओं की ऑलिव रिडले प्रजाति भारत में विलुप्ति के कगार पर है और ये समुद्री कछुओं की प्रजाति तटीय इलाकों में ही प्रजनन करती है। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। उड़ीसा का रूसिकुल्या समुद्र तट ऑलिव रिडले कछुओं के प्रजनन के लिए जाना जाता है। यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक कुदरत के इस मनोरम दृश्य को देखने आते हैं। अप्रैल का ये महीना इन ऑलिव कछुओं के प्रजनन के लिए सबसे अनुकूल होता है।
इस महीने के दूसरे सप्ताह तक 6 लाख से ज्यादा ऑलिव रिडले कछुए जन्म ले चुके हैं। वन विभाग के अनुसार इस साल 61,000 कछुओं ने इस इलाके को अपना आशियाना बनाया, जबकि साल 2013 में 3 लाख से भी ज्यादा कछुए यहाँ प्रजनन के लिए आए थे। ऑलिव रिडले कछुए भारत में विलुप्ति के कगार पर हैं। समुद्री कछुओं की 5 प्रजातियों में ये एक ऐसी प्रजाति है जो तटीय इलाकों में प्रजनन करती है। इन कछुओं को प्रशांत रिडले समुद्री कछुओं के नाम से भी जाना जाता है। ये ज्यादातर प्रशांत और हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय और गर्म पानी वाले इलाकों में पाए जाते हैं। मादा कछुए मार्च के आखिरी सप्ताह में रूसी कुल्या के तटीय इलाकों में प्रजनन के लिए आते हैं। ये एक बार में 120 से 150 अंडे देते हैं और इन अंडों से बच्चे निकलने में 45 से 50 दिन का समय लगता है। ऑलिव रिडले कछुए वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित प्राणियों में आते हैं। इसीलिए वन विभाग और आसपास के लोगों ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि इन कछुओं को उनके प्रजनन काल के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान। आइए अब नजर डालते हैं देश भर में होने वाली कुछ अन्य मुख्य वैज्ञानिक गतिविधियों पर अपने सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। एक ताजा अध्ययन से पता चला है कि हमारा शरीर दालों को धीरे धीरे ग्रहण करता है, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है, जिससे हृदय रोग होने का खतरा 5 से 6% कम हो जाता है। ऊर्जा की दक्षता को बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे ने एक वेब आधारित विद्युत ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है। इस रेल सेवर को रेलवे सूचना प्रणाली द्वारा विकसित किया गया है। ये पोर्टल भारतीय रेलवे प्रणाली में सुधार के लिए चल रही परियोजनाओं का ही हिस्सा है, जिसका मकसद ऊर्जा की खपत और उसके व्यवस्थित संग्रह का लेखा जोखा रखना है। माना जा रहा है कि ये पोर्टल भारतीय रेलवे के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। हम सभी जानते हैं कि शराब, बीड़ी और तंबाकू जैसी नशीली चीजों के सेवन से मुंह और गले के कैंसर का खतरा रहता है। पर क्या आपको पता है कि मुंह की सफाई ठीक से ना करने से या ज्यादा माउथ वॉश के इस्तेमाल से भी मुंह और गले का कैंसर हो सकता है? एक अध्ययन में पता चला है कि फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट के लगातार इस्तेमाल करने से और दिन में 3 से ज्यादा बार ब्रश करने से भी मुंह या गले का कैंसर हो सकता है। जल्द ही विमान सौर ऊर्जा की मदद से चलेंगे। इस दिशा में पहला कदम बढ़ाया जा चुका है। अभी हाल ही में न्यूयॉर्क में पहले सौर विमान का अनावरण हुआ और उम्मीद जताई जा रही है कि ये सौर विमान 2015 तक खाड़ी क्षेत्र से अपनी पहली उड़ान भरेंगे। ये विमान सप्ताह के 5 दिन अरब सागर, चीन, प्रशांत महासागर और अटलांटिक सागर के इलाकों में उड़ेंगे। इस विमान में कोई ईंधन नहीं होगा। इनके पंखों पर 17,000 सौर सेल्स लगे होंगे, जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर विमान को संचालित करेंगे। भारत को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत में कैंसर केयर को लेकर लंदन की लांसेट ऑन्कोलॉजी ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक हर साल 10 लाख कैंसर के मामले सामने आते हैं, जिनमें करीब 6 से 7 लाख लोगों की मौत हो जाती है। साथ ही अगर इसके रोकथाम पर तुरंत ही कोई कार्रवाई नहीं की गई तो ये आंकड़ा 2035 तक 12 लाख पहुंच जाएगा। तो ऐसे में इस बीमारी को जल्द से जल्द रोकना बहुत जरूरी हो गया है। तो आइए जानते हैं इस बीमारी की रोकथाम के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। कैंसर इस सदी की सबसे घातक और खतरनाक बीमारी है। दशकों से वैज्ञानिक इस बीमारी पर शोध कर रहे हैं, पर आज तक ना तो इस बीमारी के ठोस कारण का पता चल पाया है और ना ही इसका कोई ठोस इलाज ही मिल पाया है। दुनिया के 184 करोड़ों लोग इस बीमारी के आगे हार मान चुके हैं। भारत में कैंसर को लेकर लांसेट ऑन्कोलॉजी में एक नई रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसके अनुसार भारत में हर साल
कैंसर के करीब 10 लाख नए मामलों का पता चलता है, जबकि हर साल 6 से 7 लाख लोगों की मौत इस घातक बीमारी से हो जाती है। यही नहीं, इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि साल 2035 तक मृतकों की संख्या बढ़कर प्रति वर्ष 12 लाख होने का अनुमान है। इस रिपोर्ट को किंग्स कॉलेज लंदन में हेल्थ पार्टनर्स कैंसर सेंटर के प्रोफेसर रिचर्ड सुलिवान और प्रोफेसर अर्नी पुरुषोत्तम ने भारत के कई वरिष्ठ सहयोगियों के साथ मिलकर तैयार किया है। इसमें मुंबई के टाटा मेमोरियल कैंसर सेंटर के प्रोफेसर CS प्रमेश और प्रोफेसर राजन बादवे ने भी योगदान दिया। हालांकि भारत में कैंसर की दर संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप की अपेक्षाकृत कम है। जानकारों का कहना है कि धूम्रपान, देर से बीमारी का पता चलना और महंगे उपचार की वजह से भारत में ये समस्या और भी घातक हो गई है। वैसे भारत में कई प्रकार के कैंसर पाए जाते हैं, जिनमें पुरुष मुंह और गले के कैंसर से और महिलाएं स्तन कैंसर से मुख्यतः ग्रसित हैं। शरीर में कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन से कैंसर होता है। अनियंत्रित विभाजन के बाद ये कोशिकाएं खून के थक्कों का रूप ले लेती हैं, जिसे हम आम भाषा में गांठ या ट्यूमर कहते हैं। फिर धीरे धीरे ये शरीर के टिश्यू को प्रभावित करती है, जिसके बाद कैंसर शरीर के दूसरे अंगों जैसे मस्तिष्क, फेफड़ा, गला, अग्न्याशय, गुर्दे आदि को प्रभावित करने लगता है और अगर समय पर इसका इलाज ना कराया जाए तो ये पूरे शरीर में फैल जाता है। कैंसर कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्तन कैंसर, ब्रेन कैंसर, बोन कैंसर, पैंक्रियास कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, थायराइड कैंसर और लंग कैंसर इत्यादि। हालांकि अभी तक कैंसर के सटीक कारण का पता नहीं चला है, पर कैंसर कभी कभी अव्यवस्थित जीवन शैली की वजह से या आनुवांशिक भी होता है। अगर इसके लक्षणों की बात करें तो मुंह में छाला या जख्म, हल्का दर्द, शरीर के किसी भाग में सूजन या गांठ, थकावट होना, बार बार बुखार, शरीर में खून की कमी इत्यादि इसके लक्षण हैं। कैंसर के इलाज को भी 3 भागों में बांटा गया है: सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। इस बीमारी का पता अगर शुरुआती स्टेज पर चल जाए तो ये इलाज बेहद कारगर सिद्ध होते हैं और लोगों को इस बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। अगर हम ये सोच लें कि कैंसर से कोई ठीक नहीं हो सकता तो ये गलत है, क्योंकि आज हमारे सामने ऐसी कई मिसालें हैं जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इस बीमारी पर जीत हासिल की है। और क्या है इस सप्ताह के इतिहास में विज्ञान का योगदान, जानेंगे अपने सेगमेंट इतिहास के पन्नों में। अमेरिकी भौतिक विज्ञानी पर्सी विलियम्स ब्रिजमैन का जन्म 21 अप्रैल 1882 को हुआ था। पर्सी को सन 1946 में उच्च दाब के भौतिक नियमों पर उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से PhD करने के बाद पर्सी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाने लगे और उसी दौरान उन्होंने उच्च दाब पर पदार्थ के गुण की खोज की। उन्होंने 1 लाख तक के वायुमंडलीय दाब पर 100 से भी अधिक पदार्थों के गुणों का परीक्षण किया। 21 अप्रैल 1994 को सर्वप्रथम ये पता चला कि सौर मंडल के बाहर भी ग्रह हैं, जिनकी खोज अमेरिका के अंतरिक्ष विश्वविद्यालय के खगोल विज्ञानी अलेक्जेंडर वुल्फजान ने की। इन्होंने उस वक्त 2 ग्रहों की खोज की जिनका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 3.4 और 2.8 गुना ज्यादा था। अभी तक सौर मंडल से बाहर करीब 60 ग्रहों की खोज की जा चुकी है। इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट रीटा लेवी मॉन्टेल्सिनी का जन्म 22 अप्रैल 1909 को इटली के टुरीन में एक यहूदी परिवार में हुआ। उन्हें नर्व ग्रोथ फैक्टर की खोज के लिए वर्ष 1986 में अमेरिका के स्टेनले कोहेन के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी इस खोज से रीढ़ की हड्डी की चोट के इलाज में मदद मिली। साथ ही हृदय की बीमारियों, अल्जाइमर्स और भूलने की बीमारी और ऑटिज्म के बारे में अहम जानकारी मिली। 23 अप्रैल 1948 को दुनिया के सबसे बड़े लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान की नींव रखी गई। CLRI वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR का ही घटक है। चेन्नई और तमिलनाडु में स्थित इस रिसर्च इंस्टीट्यूट का मकसद पर्यावरण के अनुकूल चमड़े की प्रौद्योगिकी का विकास करना है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य है ऐसा वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास उपलब्ध कराना जिससे भारत की जनता को अधिकतम आर्थिक, पर्यावरणीय
एवं सामाजिक लाभ हो। 27 अप्रैल 2005 को दुनिया के सबसे बड़े विमान एयरबस A380 ने उड़ान भरी। 840 यात्रियों की क्षमता वाले इस एयरप्लेन ने फ्रांस के ब्लागनाक एयरपोर्ट से उड़ान भरी और करीब 4 घंटे तक आसमान में चक्कर लगाने के बाद वापस इसी एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। उड़ान के दौरान एयरबस A380 में 6 क्रू मेंबर और करीब 22 टन के उपकरण मौजूद थे। तो ज्ञान विज्ञान में आज इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, इसके बारे में आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप चाहे तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार।